सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। उपस्थित सभी YTF के सदस्य या शिविरार्थी, दोनों शिविरों के जो शिविर में जाकर आए हैं, उनको सबको सादर नमस्कार। आज के आज जो विषय यहाँ पर मैंने प्रस्तावित किया है, धवल ने पूछा था मुझे कि क्या टाइप का, धवल? अद्वैत वेदांत का युक्ति संग विश्लेषण। वस्तुतः ये केवल अद्वैत वेदांत का ही युक्ति संगत विश्लेषण नहीं, साधारण रूप से विज्ञान और अध्यात्म या धर्म सबका ही युक्ति संगत विश्लेषण सिद्ध होगा शुरू में, और एक समय के बाद फिर वो अद्वैत वेदांत की ओर बढ़ता जाएगा। युक्ति संगत विश्लेषण के पीछे क्या कहना चाहते हैं, ये थोड़ा सा एक बार देख लेंगे कि हमें जो ज्ञान होता है, एक तो सीधा अनुभव होता है। हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय है, आप लोग शिविर में जाकर आए हैं, तो उसके द्वारा हमें सीधा ज्ञान होता है। दूसरा है, जितना हमें ये सीधा ज्ञान हुआ है उसके आधार पर हम कुछ अनुमान इत्यादि कर लेते हैं, अनुमानिक ज्ञान कह सकते हैं। ये अनुमानिक ज्ञान को आज के वैज्ञानिक की अंग्रेजी के भाषा में कहे तो स्पेक्युलेटिव नॉलेज कह सकते हैं, ये इन्फरेंशियल स्पेक्युलेटिव ऐसा। और तीसरा एक है जो एक्सपेरिमेंटल है, एक तो एक्सपीरियंशियल, स्पेक्युलेटिव एंड एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल में जैसे विज्ञान का जो है, आप एक कोई प्रयोग करते हैं, वो दूसरे कोई व्यक्ति उस प्रयोग को फिर से करके उस निष्कर्ष तक आ सकती है। तो यह एक्सपीरियंशियल नॉलेज का या डिडक्शन का या पद्धति का एक इसकी एक विशेषता है कि आप प्रयोग करें, कोई भी प्रयोग कर सकता है और उसको उस प्रयोग के वैसे फल मिल सकते हैं। यदि वैसे नहीं मिलेंगे तो फिर विज्ञान उन चीजों को स्वीकार नहीं करता है। हाँ, उस प्रयोग के कारण निकले हुए सिद्धांत जो है, वह सिद्धांत उस दिन के लिए प्रयोग के आधार पर ठीक माने जाते हैं। उसमें एक विशेष आवश्यकता बनी रहती, जो कि वैज्ञानिकों की विशेषता है, वह यह कि उस प्रयोग के द्वारा जो सिद्धांत निकाले हैं या जो आपने उसका कुछ एक प्रयोग में जो आपको कुछ दिखा, उसके आधार पर आपने वो जो दिखा है उसको समझाने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, उसको उसके लिए एक मॉडल बनाते हैं। और वो जो मॉडल है वह लोग मान्य कर लेते हैं, एक कंडीशन के लिए छोड़ देते हैं केवल, कि आज की समस्याओं का इसने समाधान किया, आज जो हमें दिख रहा था उसका समाधान इस मॉडल ने किया, मान लो। लेकिन भविष्य में कोई अनदिखा कोई प्रॉब्लम आता है, तो उसका यदि ये मॉडल समाधान कर पाए तो वह ज्यादा स्वीकार योग्य हो जाता है। आने वाली समस्याओं का भी समाधान करे, अज्ञात समस्याओं का समाधान जो मॉडल करता है वो ज्यादा प्रबल होता है। इस प्रकार से विज्ञान जो है प्रयोग करके उससे उसमें दिखे हुए जो कुछ निरीक्षण किए हैं उसके आधार पर कुछ मॉडल बनाता है। तो वह एक्सपेरिमेंटल पद्धति कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे परिणाम जो है वह लोगों को कोई भी उसको ठीक ठीक पद्धति अवलंब करे तो वैसे निष्कर्ष तक को आ सकता है। मॉडल बना पाए ना पाए या अलग अलग मॉडल बनाए बात अलग है, लेकिन प्रयोग में वह चीजें दिखाई देगी। स्पेक्युलेटिव में कोई प्रयोग नहीं किया जाएगा, आप बैठ करके युक्ति के आधार पर चीजों को सोचते हैं। कोई ऐसे जाकर के लैब में जाकर के प्रयोग करे और ऐसा ऐसा नहीं होता है।
और जो एक्सपीरियंशियल होता है उसके एक तो है कि जैसे बताया 5 ज्ञानेंद्रिय उसके द्वारा हमें अनुभव होता है। लेकिन उसको और एक थोड़ा विचित्र स्तर इसका ले सकते हैं कि जैसे आपने सपना देखा, आप वो सपना दूसरे को नहीं करा सकते। न स्पेकुलेटिव होगा, न वो एक्सपीरियंशियल होगा दूसरों के लिए और न एक्सपेरिमेंटल तो होगा ही नहीं। लेकिन आप सपना है उसको नहीं भी नहीं बोल सकते। आप मेरा अपना सपना है, मैं कैसे नहीं बोलूँ कि मैंने सपना नहीं देखा? दूसरा कैसे माने उसको? आप दूसरे को समझा नहीं सकते हैं कि मैंने ऐसा सपना देखा और वो माने। उन सामने वाला व्यक्ति वो नहीं भी बोल दे, क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई उपाय नहीं। तो ऐसी स्थिति होती है। तो ये एक्सपीरियंशियल लेवल के होते हैं विशेषता जो कि हम दूसरों को नहीं करा सकते। यह उस एक्सपीरियंशियल की इसकी मैं विशेषता यहाँ बताना चाहूँ। तो हम आज जो रास्ता पकड़ने वाले हैं विशेष रूप से वो है स्पेक्युलेटिव। लेकिन विज्ञान की भी पहली दिशा है वो स्पेक्युलेटिव ही होती है। बाद में उसको प्रयोग में ला करके सिद्ध करने के प्रयास किए जाते हैं। इसलिए सबको स्पेक्युलेटिव में चलना पड़ता है। जो अज्ञात क्षेत्र है उसको ज्ञात करने का उपाय स्पेकुलेशन, युक्ति। इसलिए ये विषय को ऐसा रखा। अब युक्ति के द्वारा हम क्या करने वाले हैं कि कई बार धर्म शास्त्र में, अध्यात्म शास्त्र में अ, ऐसा आ जाता है कि शास्त्रों ने बोला है, आचार्यों ने बोला है, ऋषि मुनियों ने बोला है कि यह ऐसा ऐसा है, इसलिए हम स्वीकार करते हैं। ये ऐसे मान्यता पर आ जाते हैं। ऐसे कई सारे स्तर उपस्थित है, जैसे कि वेद प्रमाण है। वेद प्रमाण क्यों है? इसके अलग अलग तर्क है, लेकिन सरलता से यदि कोई पूछे तो वो क्या है? क्या हम वेदों में जो विषय बताए हैं वो आपने किसी ने अनुभव किए हैं तो दूसरा कर सकता है? क्या हम ये कहते हैं कि हाँ कर सकते हैं विशिष्ट स्थिति में जाकर के ध्यान की। लेकिन हमारे साधारण दैनंदिन जीवन में साधारण व्यक्ति को वह उपलब्ध नहीं है वेद के विषय, ये स्पष्ट हो जाता है। तो वेदों ने जो बोला है, बहुत लोगों ने बोला इसलिए प्रामाण्य अधिक बढ़ता है। नहीं तो अन्य-अन्य धर्मों में हम एक समस्या देखते हैं कि एक जन ने बोल दिया है और वही मानना है। उसको वेरीफाई करने के आपके पास कोई उपाय नहीं होते हैं। तो एक जन ने बोला और मानते रहो। तो फिर ये उसको वेरीफाई करने के या अनुभव करने के, एक्सपेरिमेंट करने के जब रास्ते बंद हो जाते हैं और दूसरे किसी को भी वो अनुभव नहीं होगा, तो वह डॉगमा हो जाता है। वह पूरा बकवास भी हो सकता है और सत्य भी हो सकता है, दोनों उसकी संभावनाएँ बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति में हम उसको डॉगमा कहना शुरू कर देते। युक्ति से समर्थन नहीं कर सकते, प्रयोग से समर्थन नहीं कर सकते, अनुभव से भी समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा मान के चलिए, ऐसी स्थिति में जब आते हैं तो वो डॉगमा हो जाता है। तो समाज में डॉगमा के ऊपर विज्ञान भी चलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। डॉगमा सबके हैं। खैर, तो हम आज के विषय को शुरू करते समय ये जो स्पेक्युलेटिव एनालिसिस है, उसमें हम कुछ-कुछ पहले एक मान्यताएँ कि हम ऐसी ये चीज़ों को दूर रख करके चलेंगे। हम मैंने पहले स्पष्ट कर दिया स्पेक्युलेटिव, इसका मतलब हम जो लॉजिक लेंगे, लॉजिक 2 प्रकार से किया जाता है। एक ओपन एंडेड लॉजिक होता है, एक क्लोज़ एंडेड लॉजिक होता है। ओपन एंडेड लॉजिक मतलब हमारे बुद्धि के बल पर युक्ति जहाँ ले जाए उधर जाना है। और क्लोज एंडेड मतलब हमारे सामने कुछ लक्ष्य है कि हमारे शास्त्र में कहीं बोल के रखा है या फिर विज्ञान ने बोल के रखा है या मेरी अपनी कुछ मान्यताएं है। मैं आपको घुमा घुमा फिरा के उसके विरुद्ध नहीं जाने दूंगा। तो पास पहले से एक लक्ष्य बना हुआ है और ऐसा लॉजिक कंस्ट्रक्ट करते जाऊंगा कि मैं वही ले जाऊं। तो हम ओपन एंडेड लॉजिक रखते हैं क्योंकि हमने युक्ति संगत ऐसा ही बोला है। तो और अद्वैत वेदांत बोला है तो एक समय के बाद वो क्लोज एंडेड कैसा बनता है वह भी देख लेंगे। तो ओपन एंडेड भी क्लोज एंडेड हो सकता है, यदि ओपन एंडेड क्लोज एंडेड हो तो सबसे अच्छा है, और नहीं होता है तो फिर कहीं ना कहीं हमें मान्यता लेनी पड़ती है। तो हम ये भी देखेंगे, यहाँ पर यह मान्यता लेंगे। यहाँ पर रास्ते बाकी रह गए थे, ये 4-5 रास्ते दिखाई दे रहे थे, उसमें से यह रास्ता हमने लिया है तो बाकी रास्ते भी बनते हैं और बाकी रास्ते से भी चलने वाले समाज में लोग दिखते हैं और इसीलिए हमें यह इतने दर्शन या विज्ञान या सब दिखते हैं, यह भी पता चलना शुरू हो जाएगा कहाँ कहाँ ये भेद होते जा रहे हैं। तो आपको ये थोड़ा सा इंटरैक्टिव होगा, इसलिए आपको सबको अनम्यूट रहने के अधिकार हो, ऐसी मेरी आशा है। और आप
जब चाहे प्रश्न कर सकते हैं, और उसका उत्तर, या आपको कोई इससे अन्यथा कोई उत्तर आपको दिखाई देता है, या हमने युक्ति के समय में कुछ समस्या की, इधर उधर गए, आपको लगता है कि हमें नहीं जच रहा है, तो आप अवश्य पूछ सकते हैं, क्योंकि यह ओपन एंडेड लॉजिक है। ओपन एंडेड लॉजिक में हम किसी के भी अ, आदर सम्मान सब अपने अपने स्थान पर है, लेकिन वह आदर सम्मान थोड़े से दूर रख देते हैं। इन्होंने बोला है करके हम मान लेंगे, ऐसा नहीं। मैंने बोला है करके हम मान लेंगे, ऐसा इसमें कोई विषय नहीं होता है। हम सब चर्चा के लिए इक्वल फुटिंग पर है। शायद मैंने इस विषय पर कुछ अधिक सोच के रखा है, पढ़ के रखा है, ऐसा मुझे लगता है, इसलिए मैं आज बोल रहा हूँ। अन्यथा हो सकता है कि आप में से किसी ने बहुत बढ़िया सोच के रखा हो, पढ़ के रखा हो। तो एक आपको सबको स्पष्ट सुनाई दे रहा है, किसी को कोई दिक्कत? यदि वहां पर ऑफलाइन, ऑफलाइन नहीं, मतलब जो यहाँ ये ऑफलाइन ऑनलाइन जो है, उन उनमें से कोई एक थोड़ा सा कंफर्म करे तो थोड़ा। सुनने में, देखने में सब स्पष्ट है? हाँ, सारी चीजें क्लियर है। जी ठीक। अ, तो आप जी स्वामी जी, बिल्कुल। जी इंटरैक्टिव में है, इसीलिए आप अनम्यूट रख करके उत्तर दे सकते हैं, देना आवश्यक है, आप इच्छा है, और बहुत ज्यादा ज्यादा ही इंटरैक्टिव होगा। तो और संकोच न करें, पहली बात। मैंने पहले हमारे जो मान्यता है वो स्पष्ट कर दी है। यहाँ पर वरिष्ठ कनिष्ठ ऐसा भेद न करके आप युक्ति करिए, अरे ऐसा कैसे बोल सकते हैं, ऐसा नहीं, ये तो हमारे धर्म के विरुद्ध जाएगा, ऐसा कैसे बोल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, यह एक प्रसंग खड़ा किया, उसमें आप अवश्य ही बोल सकते हैं। हम किसी की निंदा तो नहीं करेंगे, लेकिन किसी की एक नहीं छोड़ेंगे। और ये हमारी परंपरा भी रही है भारत में, कि उसका एक छोटा सा उदाहरण, पाणिनि ने व्याकरण लिखा है वो संस्कृत का, उसमें पतंजलि ने वहां पर वो भाष्य लिखा है, उस पर, और उसको महाभाष्य कहा जाता है। संस्कृत की दुनिया में एक ही महाभाष्य है, वो है पाणिनि के व्याकरण के ऊपर पतंजलि का भाष्य, महाभाष्य। उसमें पतंजलि पाणिनि को बहुत आदर करते हैं, बोल देते हैं कि इन्होंने बहुत तपस्या के बाद और ऐसे बहुत प्रयत्न से सूत्र लिखे हैं, उसमें एक वर्ण भी अनर्थक नहीं हो सकता, तो एक सूत्र अनर्थक होने की तो कोई बात ही नहीं। तो एक वर्ण, एक अक्षर, एक अ ई उ क इत्यादि, एक भी अक्षर तक कम नहीं कर सकते हैं। तो एक सूत्र व्यर्थ जाए ऐसा तो संभव ही नहीं। लेकिन जब वो भाष्य लिखते हैं तो धड़ल्ले से 10-15 सूत्रों का खंडन कर देते हैं। यदि पतंजलि यह सूत्र नहीं करते, पाणिनि यह सूत्र नहीं करते, तो भी काम चलता। और ये सब दिखाकर फिर कहते यथा न्यासम ए वास्तु, उन्होंने जैसा लिखा है वैसा ही रहने दीजिए, हम उसी से आगे बढ़ते हैं। और कभी कभी सूत्रों का क्रम भी बदल देते कि ऐसा नहीं, ऐसा लिखते तो थोड़ा सा कम हो सकता था, इतने सूत्र हटने चाहिए थे, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। तो ये सब चर्चा करते हैं, बुद्धिनिष्ठ चर्चा करते हैं। उसमें पाणिनि ने बोला है ना किसने बोला है, उसकी एक नहीं देखते हैं। युक्ति संगत चर्चा करने के बाद, निर्णय करने के बाद, दिखाने के बाद कि अन्यथा भी मार्ग था, लेकिन हम पाणिनि ने जो बोल के रखा है उससे गलती तो नहीं हो रही, यथा न्यासम एव वास्तु, उससे काम हो रहा है। इतना नहीं लिखते तो भी हो सकता था, यहाँ पर थोड़ा अधिक लिखना चाहिए था, यह छोड़ दिया गया है, ऐसी चीजें हो जाती। तो यह बुद्धिनिष्ठ चर्चा है, युक्तिनिष्ठ चर्चा है, असम्मान या ऐसी की कोई बात नहीं है। और एक चीज है कि आप तो सुने होंगे कि क्योंकि आप शिविर करके आए हैं, तो शंकराचार्य ने उनके शिष्य सुरेश्वर उनको वार्तिक लिखने को बोला था, आप ब्रह्म सूत्र पर वार्तिक लिखिए। तो शिष्यों में कोलाहल हो गया कि वार्तिक लिखने दिया है, ये ठीक नहीं है, ऐसा वैसा, ये तो पहले गृहस्थ थे, इन्होंने तो, ये तो मीमांसा के आचार्य थे, और ये वार्तिक के अंदर मीमांसा का ही कोई पक्ष दृढ़ न कर दे, वेदांत का पक्ष ढीला न कर दे, इसलिए इनको क्यों वार्तिक लिखने दिया। ऐसे कई सारी समस्या होने के बाद आचार्य को पता चला कि ये सबको ठीक से मान्य नहीं हो रहा है। तो फिर आचार्य ने बोला ठीक है, वार्तिक रहने दो, तुम एक छोटा सा दूसरा ग्रंथ लिख करते थे। तो उन्होंने नैष्कर्म सिद्धि ग्रंथ लिखा था। वार्तिक की विशेषता ये है कि वार्तिक शब्द में ही ये अर्थ भरा है कि उक्त अनुक्त दुरुक्त चिंता, जो बोला है उसका अर्थ लगाना है कि क्या कह रहे हैं। अनुक्त, आपने यहाँ बोलना चाहिए था, ये छूट गया है, आपने यह नहीं बोला है, तो ये अनुक्त चिंता है। और दुरुक्त चिंता, आपने ये थोड़ा सा गलत बोल दिया है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, कई सिद्धांत के विरुद्ध जा रहा है, ये थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, ये जच नहीं रहा है। इस प्रकार से उक्त, अनुक्त, दुरुक्त चिंता, तो ये परंपरा हमारे यहाँ रही है, तब समय रही है।
और पाणिनि के सूत्रों पर भी वार्तिककार कात्यायन ने वार्तिक लिखे हुए हैं। वो 5,000 के आसपास है, उसमें से 70-80% वार्तिकों का पतंजलि ने खंडन कर दिया है। तो ये सब चलता रहता है। तो इसमें ससम्मान हम युक्ति संगत पक्ष लेते हैं, तो किसी की भावनाओं को दुख न पहुंचे। ठीक। और ये है भूमिका। अब प्रश्न लेते हैं किस प्रकार से आगे बढ़ना है। सबसे पहला, ये जो एनालिसिस है ये किसी जगह से हमने उठाया है और उसको जो सजाया है वह किसी पुस्तक के आधार पर अवश्य किया हुआ है। लेकिन इसमें हमने अपने जो आज के विज्ञान के पक्ष और युक्ति के पक्ष है उनको जोड़ करके एक सबको समझने योग्य भाषा में खड़ा किया है। तो उसमें एक सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि आपको, एक पर्वत है और एक पत्थर है, तो दोनों के आकार में अंतर है। पर्वत बड़ा है साइज में, आकार में, और पत्थर छोटा है। तो यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि ये ऐसा क्यों? उसका आकार क्यों बड़ा है और इसका आकार क्यों छोटा है? ऐसा उत्तर अपेक्षित नहीं है कि पर्वत से जो मिट्टी है वो धुल नहीं गई है, उसमें बनी है, और ये पत्थर भी शायद हो सकता है कि पर्वत ही था लेकिन सब मिट्टी निकल गया, अभी पत्थर बचा है। ऐसा क्यों है? इसका मतलब ऐसे क्यों निसर्ग ने ऐसे क्यों उनको बना के लाया है? ऐसा नहीं। तो आपका ना उत्तर दीजिए, मैं जहां मुझे अपेक्षित उत्तर नहीं आ रहा है वहां तक हम काटते जाएंगे। सभी उत्तर है वो खंडन योग्य नहीं हो तो भी अभी अपेक्षित नहीं है, ऐसा हम करके उसको हटाएंगे। ठीक ठीक जगह आने से हम पकड़ लेंगे। जिन्होंने पहले से एक दो बार क्लास की है, शायद हो सकता है कि वे थोड़ा सा अभी उत्तर न दे तो ठीक रहेगा। जो एकदम नए हैं उन्होंने उत्तर देने से अच्छा रहेगा। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो? पर्वत क्यों बड़ा है, पत्थर क्यों छोटा है आकार में? आप अपने को अनम्यूट ही रखिए। यदि किसी के बैकग्राउंड में कोई आवाज हो रही, कुछ हो रही, तो बंद म्यूट रखिए, अन्यथा अनम्यूट रख करके उत्तर दीजिए। बोल कर दीजिए। जी, चर्चा होनी है, इसलिए आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो विषय आगे नहीं बढ़ेगा। वो वन वे ट्रैफिक नहीं है। आवाज नहीं आ रही किसी। क्या लगता है आपको? क्या प्रश्न फिर से बताएं? स्वामी जी ने पूछा है, पर्वत बड़ा क्यों दिखता है और पत्थर छोटा क्यों दिखता है? तो जितने भी लोग जुड़े हैं, दयाराम जी, दीक्षा जी, देवांशु, राहुल जी, रामकेश जी, श्रीराम, सृष्टि, शुभम, सुधांशु, आप सभी उत्तर दे सकते हैं। पत्थर और पर्वत के आकार में भेद क्यों दिखता है, जो भी समझ में आ रहा है, मतलब उसमें कुछ बहुत ही गूढ़ कोई कारण। जी, अंश और अंशी के जो अलगाव होता है उसके कारण। ठीक, एक उत्तर है कि अंश और अंशी में है। ठीक है, हम ऐसा करेंगे। पर्वत जो है वो पर्वत अलग है और पत्थर जो है वो दूर में है। तो वो पर्वत का ही एक अंश पत्थर है ऐसा नहीं लेंगे, पर्वत दूर पर है और पत्थर दूर पर है, अंश अंश नहीं ऐसा मानते। तो क्या उत्तर होगा? तो महाराज जी, मेरा ये मानना है कि बहुत सारे पत्थरों से मिलकर बना है, तो ऑब्वियस है बहुत एक लार्ज क्वांटिटी हो गया, इसलिए बड़ा दिखेगा। बहुत अच्छा, ठीक। तो फिर ऐसा ये उत्तर, यही अपेक्षित उत्तर था कि जो पर्वत है उसमें बहुत सारे पत्थर भरे हैं और ये जो छोटा पत्थर है ये तो इसमें कम भरे है। ऐसा हम एक इसके लिए एक इसको एक और थोड़ा सा परिष्कृत भाषा में बिठा के लेते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि जो अ, पर्वत है उसमें 1 लाख पत्थर है और ये जो छोटा सा पत्थर है उसमें 10 ही पत्थर है। ऐसा इतने यूनिट है, ऐसे घटक है, ऐसा मानते हैं।
तो फिर अगला एक प्रश्न कर लेते हैं कि ये जो 1,00,000 और 10 है, 1,00,010 के हर एक का आकार समान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? समान तो होता तो नहीं है अब। नहीं नहीं, अब यदि नहीं हो तो मैं आप पर्वत में भी 10 ही पत्थर दिखा दूंगा मैं आपको। यदि हाँ, हम यदि पर्वत में 1,00,000 पत्थर मान रहे हैं और ये छोटे वाले पत्थर में 10 पत्थरों से बना हुआ मान रहे, तो ये 1,00,010 जो है उसमें से हर एक का आकार समान ही होना चाहिए। यदि ऐसा ना हो तो मैं ऐसा करूंगा कि पर्वत में भी 10 ही घटक दिखा दूंगा और ये छोटे पत्थर में भी 10 ही घटक दिखा दूंगा। वहां की जी बोलिए। महाराज जी, एक स्टैंडर्डाइज अगर वो यूनिट की तरह नापना, जैसे एकड़ या ऐसा यूनिट किलोग्राम इस मेजर करना है तब कुछ भी ये सम यूनिट। हाँ हाँ, तो एक स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक समान मानना पड़ेगा। हाँ, समान मानना पड़ेगा। हम किलो में नहीं जाएंगे, वो तो अलग प्रकार का यूनिट होगा। हम उसको वॉल्यूम जो है उस पर समान मानना पड़ेगा, तभी कंपेयर समान ही मानना पड़ेगा। बहुत अच्छा, ठीक है। एक उत्तर बहुत बढ़िया से आगे निकल आया। तो किसी को कोई आक्षेप हो, कुछ बोलना हो, नहीं इन्होंने उत्तर ठीक नहीं दिया है, ऐसा यदि आप जरूर बता सकते हैं और इसको हृदयंगम कर लीजिए। ये बहुत पावरफुल डोज है। अगला इसको आगे बढ़ाते, उसमें से ये जो 1,00,10 पत्थर है, तो इसमें हमने सबसे पहले ये सिद्ध कर लिया कि दोनों के आकार में भेद इसीलिए है कि पर्वत में जो यूनिट घटक है, यूनिट आकार मान के या वस्तुमान के जो घटक है, वॉल्यूम के जो घटक है वह अधिक है और पत्थर में वह तुलनामूलक या संख्या से कम है। तो उसमें घटकों की संख्या के भेद से आकार में भेद हो रहा है, यह युक्ति संगत लगता है। इसमें आशा है किसी को अभी यह जो हमने एक सिद्धांत बना लिया, इसमें किसी को कुछ विशेष आपत्ति न हो, क्योंकि ये सिद्धांत आगे हमें इसकी परीक्षा करनी है, वो कहाँ तक ठहरता है या इसको छोड़ देना पड़ेगा या इससे हमें दूसरे कोई सिद्धांत बनाने हैं। तो यह पहला सिद्धांत है कि पत्थर में और पर्वत में जो आकार में भेद हो रहा है, जो पार्थक्य हो रहा है, उसका कारण है कि पर्वत में जो घटक है और पत्थर में जो घटक है, उनके समान आकार वाले घटक है, उनकी संख्या में पर्वत की अधिकता है और पत्थर में जो घटक है उनकी न्यूनता है। तो हम इसमें से अब अगला प्रश्न कर लेते हैं कि इसमें से एक पत्थर उठा लेते हैं। जो पत्थर मतलब जो घटक है उसको उठा लेते हैं और इस घटक को उठा करके उसका एक फोड़ कर उसके 2 समान टुकड़े कर लेते हैं। और ये हमने ऐसा ही आकार पकड़ा था जिसको हम फोड़ सकते हैं, फोड़ करके 2 टुकड़े कर लिए। तो 2 टुकड़े कर हम उसमें से जो आधा है उसको हटा देंगे और आधा लेंगे, उसको फिर तोड़ करके डिवाइड करके और आधा डाल देंगे और आधा रख लेंगे। तो इसको हम कहेंगे कि हर आधे अंश को लेकर के अगले आधे अंश को लेकर के उसको 2 समान भागों में बांट देना है या खंडित कर देना है और एक अंश को छोड़ देना है, अगला अंश लेना है और उसको ऐसे विभाजित करते चलना है। तो इसको हम कहेंगे विभाजन की परंपरा या ऐसी कंटिन्यूअसली एक धारा, विभाजन की परंपरा या धारा कर रहे। परंपरा मतलब एक के बाद या धारा। तो ये जो विभाजन की धारा ये आगे चलती रहेगी। तो यहाँ प्रश्न ये है कि ये कब तक चलती रहेगी ऐसी विभाजन की धारा? क्या ये विभाजन की धारा अनंत अनएंडिंग चलती रहेगी या कहीं रुकना पड़ेगा? क्या लगता है आपको? अगर स्वामी जी, मेरा मानना है कि एक अणु या उससे जो भी लेवल है, अब इसमें क्या बोलेंगे, मिनिमम से मिनिमम कितना नीचे जा सकते हैं, हाँ हाँ, तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के लेवल तक जा सकता है। हम अभी किसी भी व्यवस्था के मान्यता प्राप्त सिद्धांतों को यहाँ नहीं लेंगे। हम न इलेक्ट्रॉन लेंगे न प्रोटॉन लेंगे, क्योंकि किसी भी वैज्ञानिक ने आज तक न इलेक्ट्रॉन को देखा है न प्रोटॉन को देखा है। तो ये हमें नहीं पता इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। वो केवल एक मॉडल है जो कि एक बार हमें स्कूल में पढ़ाया गया था, बाद में उसको उन्होंने तोड़ दिया। और जैसे हम तो जब स्कूल में पढ़े तो हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मॉडल पढ़ाया था। अब बोल रहे कि नहीं उसके भी अंदर पार्टिकल्स होते हैं, तो उन्होंने वो छोड़ करके हमें गलत पढ़ा दिया था उस समय। तो हम ऐसे वो
इन चीजों का हम अभी मान्यता प्राप्त चीजों को केवल नहीं लेंगे, किसी के भी मान्यता प्राप्त चीजों को नहीं लेंगे, हम हमारा युक्ति से आगे चलेंगे। तो हम इनके शब्द व्यवहार कर सकते हैं लेकिन उनके पदार्थों को अभी स्वीकार नहीं करेंगे या उनको पोलोकेट कर देंगे बाद में, ये क्या कहना चाहते हैं, कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। जी। तो महाराज जी इस परिस्थिति में एक मुझे लगता है एक लिमिट तक ही जाया जा सकता है, उसके बाद जाना क्यों संभव लिमिट तक जाया जा सकता है, क्यों रुकना चाहिए? क्योंकि देखिए एक है ना कि विभाजन की धारा चल रही है, तो जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं उसको यदि वो चल रही है तो उसको रुकाने के लिए आपको कारण देना पड़ेगा, बिना कारण आप रुक नहीं सकते। आप कहीं पर भी रुकिए, आपको एक स्थल पर जाकर के रुकना है तो ठीक है, यहाँ तक आए 10 बार विभाजन कर लिया, 15 बार कर लिया, 100 बार कर लिया, लेकिन उसके बाद आपको लगता है कि यहाँ रुक जाना चाहिए, तो आप क्यों रुके, इसका आपको कारण देना पड़ेगा। नहीं तो आप तो बढ़ रहे तो वो क्यों रुके, तो बिना कारण तो रुकेंगे नहीं, तो कारण दीजिए, नहीं तो चलते रहिए। तब इस परिस्थिति में सारा साधन नहीं है उसको आगे विभाज्य करने की। जी, क्योंकि साधन नहीं है उसको आगे विभाज्य करने की। ये साधन नहीं, मतलब आपने जो हमें मानवीय जो सामर्थ्य है उसकी सीमा तक पहुंच गए, उसके आगे हम नहीं कर पा रहे, है ना। ये स्वाभाविक, ये उत्तर अपेक्षित है कि हमारा सामर्थ्य नहीं, लेकिन मान लीजिए कि हमने सामर्थ्य बढ़ा दिया, जैसे हमें माइक्रोस्कोप होता है, हमें हमारे साधारण आंखों से जो दिखता है वो उसको हम उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए हम माइक्रोस्कोप लेते हैं और उसकी शक्ति बढ़ा करके बहुत छोटी छोटी चीजों को देखने का प्रयास करते हैं, तो हम अपनी शक्ति बढ़ा भी देते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसा कर लेंगे कि आपकी जो विभाजन की शक्ति वो बढ़ा दी हमने, आप चाहे जितने आपको उसको बढ़ा दिया, अब तो मानवीय जो सामर्थ्य है उसको हमने एक्सटेंड कर दिया, खोल दिया, तो वो सीमा आप पर नहीं लगी अभी, तो अब आगे फिर तो विभाग होगा, तो कब तक चलेगा? मानवीय सामर्थ्य की सीमा हटा लिया हमने, एक मान्यता यहाँ पर डाली, ध्यान में रखिए, हम कुछ कुछ जगह पर कुछ मान्यता करके जा रहे हैं और वो हमें दिखती भी ऐसी, तो इसलिए इसमें ऐसी मान्यता को करने में कोई हम कुछ विशेष गलती नहीं कर रहे, लेकिन एक मान्यता ली कि मानवीय सामर्थ्य हमने बढ़ा दिया। तो महाराज जी इस परिस्थिति में तो मुझे लगता है कि अनंत जाया जा सकता है, अगर मानवीय या कोई फिजिकल चीजें नहीं है, लॉजिकली जाया जा सकता है, बट अनंत जाएगा तो रुकेगा नहीं। ठीक है, और दूसरा कोई है जिनको लगता है कि नहीं मानवीय सामर्थ्य है वो बढ़ गया है फिर भी रुकना पड़ेगा, ऐसे कोई किसी को? स्वामी जी मतलब जो सामर्थ्य हम लोग बढ़ाएंगे उसका भी कोई एक चरम लक्ष्य होगा कि यहाँ वो तक ही बजा वो भी उड़ा दिया एकदम, आपको एक सर्वशक्तिशाली कर दिया आपको, वो कोई समस्या नहीं है। आप चाहे तो आप आपकी शक्ति प्रयोग करिए और आपको आगे कर सकते हैं, मतलब चाहे तो ऐसा सामर्थ्य दे रखा है। फिर भी कोई, अब क्या है कि एक था कि सब्जेक्टिव प्रॉब्लम कि जो करने वाला है उसके सामर्थ्य की सीमा आ गई इसलिए रुकना है। कोई ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम उपस्थित होता है क्या, वो सामने वाली चीजें वही अब हमारा सामर्थ्य होते हुए भी वो नहीं करने दे रहा है, ये ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम उपस्थित होता है। तो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम को हमने निकाल दिया है, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम को बोली कि नहीं हमारा सामर्थ्य होते हुए भी वो आपको इसके आगे जाने नहीं देगा, नहीं तो ऐसे कुछ समस्या में फंस जाएंगे, ऐसा कुछ लगता है क्या? रुकना तब है जब आपको रुकने के लिए कोई कारण दिखता है, यदि कारण नहीं तो फिर आप अनंत बढ़ा दीजिए उसको, इन्फिनिट डिविजन्स। मतलब स्वामी जी एक ऐसा लक्ष्य पहुंच गया कि अब उसकी जो प्रकृति जिसको हम विभाज्य करना चाहते थे वो प्रकृति ही नहीं बची उसके अंदर। क्यों नहीं बची, क्यों रुकना है वहां पर? केवल छोटा छोटा होता जा रहा है इसलिए उसमें क्यों क्यों क्या ऐसा आया कि हम आपने क्यों मान लिया कि उसकी ऐसी प्रकृति होगी? तो एक बिना युक्ति के मान्यता पर आ चले आए ना हम। ऐसी प्रकृति आपने कहाँ से निकाली, कारण बताइए कि ऐसी प्रकृति होनी चाहिए कर, नहीं तो हम ऐसी प्रकृति नहीं मानेंगे। ऐसी प्रकृति क्यों माने कि वो रुकना चाहिए, बिना कारण के नहीं मानेंगे। हमारी नेत्रों की इंद्रियों का सामर्थ्य नहीं वो रहा तो उसे बढ़ा दिया देखने ना का। आपको, वो तो हमने बढ़ा दिया ना, आप उसकी जो सब्जेक्टिव लिमिट्स थे, करने वाले के जो सामर्थ्य की समस्याएं ऊपर बाधाएं उपस्थित हो रही थी उसको हमने असीम कर दिया है। आगे बढ़ सकते हैं यदि चाहे तो, उसको यदि विभाजित करना है तो उसके लिए सामर्थ्य की कोई समस्या नहीं बन रही है, देखने की या हथियारों की जो कुछ है टूल्स वो है अभी।
तो तब क्या महाराज आप अनंत विभाग करेंगे? हाँ महाराज जी, तो फिर इस परिस्थिति में मैथमेटिकली भी किसी भी संख्या को लगातार डिवाइड करा। मैथमेटिकली हम नहीं करेंगे, हम मैथमेटिकली इत्यादि में नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर स्पेकुलेटिव मॉडल में, मैथमेटिकल मॉडल में नहीं है। तब डिवाइड किया जा सकता है, कोई कारण नहीं है कि वो रुके। अन्य कोई है जिनको कोई आपत्ति हो या इससे कुछ बेहतर लॉजिक हो या कुछ दिखता हो कि नहीं ऐसा रुकना चाहिए जी, यहाँ पर तो एक समस्या दिख रही है इसलिए रुकना चाहिए। एक यहाँ पर एक देखिए कि रुकना है तो आपको कारण देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आपको केवल सिद्धांत या ऐसा नहीं, आपको डेरिवेशन और ऐसे इस प्रकार से विचार करके चलते हैं आमतौर पर, तो यह भी मैं आपको बताया जा रहा हूँ कि रुकना है तो कारण देना पड़ेगा। जो धारा बढ़ रही है वो रुकती है तो कारण देना पड़ेगा, बिना कारण नहीं रुक सकते। ऐसे मनमानी कर ली, ठीक है थक गए जी, मानवीय सामर्थ्य नहीं है जी, नहीं वो अब क्या है कि कैसे करते रहेंगे, फिर भी मानवीय सामर्थ्य हटाने के बाद भी फिर भी मानवीय सामर्थ्य की समस्या खड़ी कर ली, तो ये युक्ति में नहीं बैठता है। तो विभाजन की धारा अनंत चलती रहे यदि आपको कोई कारण नहीं दिखता है। तो दो प्रकार के कारण हो सकते थे मानवीय सामर्थ्य का, सब्जेक्टिव लिमिट एंड ऑब्जेक्टिव लिमिट, कि सामने वाला जो है वही अभी हमारा सामर्थ्य होते हुए भी, जैसे सामने बड़ा पहलवान खड़ा है और मैं दुबला पतला हूँ तो मैं उससे नहीं लड़ सकता, ये ऑब्जेक्टिव लिमिट हो गया मेरे सामने, या सब ये मेरा सब्जेक्टिव लिमिट होते हुए भी ऑब्जेक्टिव वो नहीं करने दे रहा है। मैं दूसरे किसी को उठा सकता हूँ या कुछ कर सकता हूँ, लेकिन इसको नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे से शक्तिशाली बना है। तो ऑब्जेक्ट शक्तिशाली बन गया, वो नहीं करने दे रहा है। तो वो जो है कि यहाँ पर जो सामने वाला जो हमें जो कण मिलता जा रहा है धीरे धीरे, कण, वो कण अभी विभाजन करने नहीं दे रहा है। वो आप वो बोलेगा कि कुछ भी लगाइए आप, अब यहाँ से आपकी नहीं चलने वाली, तो ऐसा कुछ उसका ऑब्जेक्टिव लिमिट आपको दिखता है क्या? सब्जेक्टिव हमने हटा दिए है। यदि किसी को कोई अन्यथा उत्तर नहीं हो तो हम अभी अगले इस, यदि ऐसा मान लेंगे अब, क्योंकि किसी ने तो उत्तर दिया है कि ये इन्फिनिट डिवीजन, अनंत विभाजन की धारा, ये हम मान लेते हैं कि हाँ ठीक है ऐसा हो सकता है। यदि इसी को रोकने की किसकी इच्छा है तो रोक लीजिए, नहीं तो हम इसी को लेकर के अब क्या समस्या उपस्थित हो सकती है इसको देखेंगे। अब इसको लेने से एक समस्या उपस्थित होगी कि हमने एक, देखिए मूल से जहां से शुरू किए थे 1,10,000 घटक पत्थर कर लिए थे या जो कुछ है छोटे छोटे बॉल्स बना लिए थे, उनमें से एक को उठाया हमने, उसको विभाग करते करते आगे बढ़े हैं। अब हमने जो एक घटक उठाया था, जो बॉल उठाया था, उसको विभाजन करते करते ये दिखाई दे रहा है कि उसको अनंत विभाग होने से उसमें अनंत कण है। एक बॉल को हम विभाजित करते हैं तो उसमें अनंत कण है, यह दिखाई दे रहा है। ये आप सबको पता चल रहा है कि हाँ ठीक है, ये जो बोला है कि एक बॉल में एक घटक में अनंत कण है, यह ठीक लग रहा है, ये ठीक स्टेटमेंट है जी। जी। ठीक है, तो यदि अनंत कण है तो अब हमारे एक पुराना सिद्धांत और नए सिद्धांत में अभी समस्या उपस्थित हो रही। देखिए कि हमने एक पहला सिद्धांत बनाया था कि पत्थर और पर्वत के आकार में भेद इसीलिए हो रहा है कि पर्वत में अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में घटक है और पत्थर में कम संख्या में घटक है। अब हमने विभाजन करते करते हमें यह दिख रहा है कि हर एक घटक में, वो 1,10,000 जो घटक है उसमें हर एक में अनंत कण है। तो हमारा जो पर्वत और पत्थर है इनमें कितने कण हैं? यदि अनंत विभाजन करते गए तो पर्वत में कितने कण मिलेंगे? अभी हम 1,10,000 तो हम छोड़ गए ना, उसको और भी विभाजन करके आगे निकल गए, तो पर्वत में कितने कण है और पत्थर में कितने कण है? तो इस परिस्थिति में महाराज जी मुझे अनंत लगता है कि अनंत कण नहीं हो सकते, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट एक होता है तो नहीं नहीं नहीं, अनंत कण नहीं हो सकते नहीं, केवल प्रश्न का हाँ या न उत्तर दीजिए। अब आप उसके आगे मत जो लीजिए। अनंत कण है या नहीं है पर्वत में और पत्थर में? तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि नहीं है। अच्छा, आपको ये लगता है कि 1,00,000 अनंत और 10 अनंत, तो ये 1,00,000 अनंत बड़ी संख्या है और 10 अनंत मतलब इन्फिनिटी में भी लार्जर इन्फिनिटी और स्मॉलर इन्फिनिटी, ऐसा आपको कुछ कहना है क्या? नहीं नहीं, इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, बच गए, धन्यवाद। लार्जर इन्फिनिटी और स्मॉलर इन्फिनिटी, तो इसमें कहीं ना कहीं मन में एक सीमा की भावना भरी होती, तभी ये लार्जर इन्फिनिटी और ग्रेटर इन्फिनिटी की का विचार मन में आता है।
तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी, उसमें लार्जर और स्मॉलर ऐसा कुछ विषय नहीं होता है। तो अनंत विभाग होने से पर्वत में अनंत कण है और पत्थर में भी अनंत कण है, यह हमें दिखाई दे रहा है नहीं? हमने जो जिस प्रकार का डेरिवेशन अपनाया है उसके आधार पर हमें अभी यह स्थिति में हम उपस्थित, हम इसका समाधान कर लेंगे। ऐसी परिस्थिति उपस्थित हुई है कि पर्वत में अनंत कण है और पत्थर में भी अनंत कण है, इस परिस्थिति में हम पहुंचे हैं। लेकिन यह जो परिस्थिति है इस हमारे पुराने सिद्धांत से ये क्लैश कर रही, विरोध हो रहा है। कैसे विरोध हो रहा है कि पर्वत में अधिक संख्या में कण थे इसलिए वो बड़ा था, और पत्थर में कम संख्या में वो कण थे या जो उसके यूनिट थे इसलिए वो छोटा था। अब दोनों में इन्फिनिट कणों की प्राप्ति हो रही है, असंख्य या अनंत कण भरे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि यदि अनंत कण भरे हैं तो दोनों ने कम से कम समान आकार का तो होना चाहिए। नहीं तो आपके पास अनंत पैसे है और मेरे पास भी अनंत पैसे है, आप धनी है मैं दरिद्र हूं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो अनंत पैसे है तो वो दोनों धनी समान धनी होने चाहिए। तो ऐसा यहाँ पर ये प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि हमने पहले जो नियम बनाया था उससे यह दूसरी जो हमने जो अनंत विभाग की परंपरा चलाई है उससे समस्या कर रहा है। दो सिद्धांतों में विरोध हुआ तो हमें कोई ना कोई एक सिद्धांत को या जो हमारी जो मान्यता है उसको त्याग करना पड़ेगा, तभी सामंजस्य होगा। तो हमें हमारा जो पत्थर और पहाड़ है, पर्वत है, दोनों के आकार को तो समान नहीं मान सकते, ये तो कतई नहीं, क्योंकि वो हम जो व्यवहार में जो सत्य उपस्थित है उसका कैसे त्याग करें, उसको समान आकार के मानने में कोई युक्ति नहीं है। तो हमारे एक तो पर्वत और पत्थर को समान आकार का मान ले क्योंकि हमने अनंत विभाग कर रखा है, या फिर अनंत विभाग को छोड़ दे, तब पर्वत और पत्थर के भिन्न आकार की मान्यता है वो ये दिख रहा है, उसका समर्थन होगा। यहाँ तक ठीक लग रहा है? हाँ महाराज जी, यहाँ तक ठीक है। ये सबसे क्या कहे इसको, क्रुशियल, अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ पर है हम। ये जो है कि क्योंकि हम दो एक विचार की एक स्पेक्युलेटिव प्रक्रिया करते करते आगे बढ़े और हमारे सामने दो सिद्धांतों में विरोध हुआ कि पर्वत, फिर से उसको बताता हूँ कि ये सब महत्वपूर्ण है। इसलिए पर्वत में जो और पर्वत और पत्थर के आकार में जो भेद है वह इसलिए है कि उनमें जो कणों की संख्या है वह न्यूनाधिक है, और हमने उसमें और विश्लेषण करते ये दिखाई दिया कि हर एक कण को लेकर के तोड़ते गए तो जो अनंत विभाजन की परंपरा चला देने से हमें दिखाई दे रहा है कि पर्वत में भी अनंत कण है और पत्थर में भी अनंत कण है। तो दोनों में अनंत कण होने से पर्वत और पत्थर समान आकार के मानना पड़ रहा है क्योंकि दोनों में अनंत कण है, लेकिन वह समान नहीं है। तो वो समान नहीं है, इसको हमने पक्का रखना है, और क्योंकि व्यवहार है इसको हम व्यवहार का अपलाप अर्थात उसको नहीं हटा सकते हम, वो ऐसा ही है। तो इसलिए हमने जो अनंत विभाग की परंपरा थी उसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। ये अनंत विभाग को रोकने का एक जो हमें एक युक्ति चाहिए थी रोकने की, वो हमें यहाँ पर उपस्थित होती है कि आप अनंत विभाग करने से वहां पर सिद्धांत का विरोध हो रहा है, इसलिए अनंत विभाग रोक दीजिए। तो हम इसको आगे बढ़ा करके ऐसे एक स्तर पर आकर के रोक देंगे कि जो स्तर है उस कण से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो उसका विभाग नहीं होगा। अब यहाँ पर जो विभाग नहीं होगा उस कण को पकड़ते हैं। अब यहाँ तक किसी को कुछ बोलना हो, प्रश्न करना हो तो बोलिए, नहीं तो अगला जो है हम अगले पड़ाव में ले रहे इसको। तो यहाँ तक किसी को कुछ बोलना, पूछना हो, आक्षेप हो या कुछ नया सजेशन हो या तो बोलिए। या फिर किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो। रामकेश जी, देवांशु जी इंटरेक्ट कर रहे हैं, बाकी लोगों को यदि किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो अभी पूछ लेना, क्योंकि फिर आगे का सब गोल हो जाएगा। यदि अभी समझ नहीं आया, इतना समझ नहीं आया तो आगे का समझ नहीं आएगा। तो कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, कोई समझ नहीं है, कुछ भी हो तो अभी अभी पूछ लें, निसंकोच, बेझिझक, बिना किसी हेजिटेशन के कोई भी कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर से दोहराना है?
बोलिए। सर मैं सुन रहा हूँ और मेरे को क्लियर है। मैं रामकेश को फीडबैक भी दे रहा हूँ, रामकेश पास कर रहा है। सागर, मैं सागर बोल रहा हूँ। जी जी, ठीक है ठीक है। तो हम मौनम अर्धसम्मति लक्षणम करके आगे चलते हैं कि आप मौन है इसलिए सबको कदाचित मान्य है, या किसी को देखिए समझ में नहीं आ रहा है तो आप जरूर पूछ सकते हैं कि नहीं यहाँ पर आपने जंप कर ली, यहाँ पर आपने युक्ति में समस्या कर ली, या फिर ये कठिन हो गया है, हमें नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पर हम अब जो विभाग कर रहे थे उसमें तो तब तक तो सरल ही था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। हमने केवल दो सिद्धांत बनाए थे, पर्वत और पत्थर के आकार में जो भेद है वह उनमें जो घटक जो है उनकी संख्या में भेद के कारण ऐसा सिद्धांत बनाया, जो कि ठीक ही है, ऐसा होना ही चाहिए, उससे अलावा कोई उत्तर भी नहीं है हमारे पास। और फिर हमने उसमें से एक एक घटक को अनंत विभाग की तरफ ले गए और उसका भी कारण दिखाया कि क्यों अनंत विभाग की ओर ले जाना है। जब तक हमें रुकने का कारण नहीं मिलता है तब तक हमने नहीं रुकना है, तो इसलिए हम अनंत विभाग करते गए। लेकिन अनंत विभाग से यह हमें दिखाई दिया कि पर्वत में और पत्थर दोनों में अनंत कण दिख रहे हैं, अत्यंत छोटे छोटे लेकिन अनंत दिख रहे हैं। तो इससे वो दोनों का आकार कम से कम समान तो होना ही चाहिए था, लेकिन वो समान नहीं, इसलिए अनंत विभाग की परंपरा रोकनी पड़ेगी और इसलिए हमने उसको रोक दिया। अब रोकने के बाद आगे आते हैं कि जहां हम रुके वह जो एक्स कण है, तो इसको हम एक शब्दों को भी थोड़ा सा बना ले तो सुविधा होगी कि जैसे कण है, कण से अणु है, अणु से भी अणु, अणु मतलब छोटा, अणु शब्द का अर्थ है छोटा। अणु है, अणु से अणुतर, उससे भी छोटा। अणुत्तम मतलब ऐसी स्थिति की वह सबसे छोटा है और छोटा नहीं। तो ये जो अनुतम है इसको हम ऐसा कहते हैं, कर लेंगे कि चरम या परम अणु, चरम या परमाणु मतलब इससे और छोटा नहीं होना है, या इसका और विभाग नहीं होना है। तो इसको परम अणु, यह जो एक्स कण है जहां हमें रुकना है, यहाँ रोक देंगे हम। 15 बार तोड़े या 1 लाख बार तोड़े, कुछ भी करें, लेकिन जहां पर जाकर के हम रुक रहे हैं, जिस कण पर जाकर के रुक रहे हैं, जिसका आगे विभाजन हमें युक्ति के कारण अभी स्वीकार नहीं हो रहा है, उस कण को हम वो चरम या परम तो परमाणु ऐसा नाम देंगे अब। और ये हमने डिराइव किया हुआ परमाणु है, यह विज्ञान का परमाणु नहीं है, हम हमारे डेरिवेशन का परमाणु है। अब ये जो परमाणु है तो यह है, ये ऐसी स्थिति हुई कि इसका और आगे विभाग नहीं स्वीकार हो रहा है। तो इसका आगे विभाग नहीं हो रहा है तो यहाँ एक प्रश्न कर लेते हैं कि क्या इसके अवयव है, इसमें घटक है लेकिन हम विभाग नहीं कर रहे, ऐसा क्या? ये अब महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके पुराना डेरिवेशन है वो मान्य हो या न हो या समझा नहीं हो, इसको यदि पकड़ते तो भी आपकी युक्ति संगत आलोचना की जो किसी वो स्थिति खड़ी होने वाली, ये बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर है। ये जो अभी जो डिराइव करने वाले हैं ये आपको दर्शन के कई सारी चीजों को फिक्स कर देगा अभी, कि ये जो कण है, जो परमाणु है, इसके अवयव तो है लेकिन हमने रोक दिया है, ऐसा है क्या? कहिए, या नहीं इसके समझे। अवयव? हाँ, फिर से। मतलब हमने उसे चरम स्थिति पे मान लिया है तो शायद हो सकते हैं, पर अभी रोक दिया है। हो सकते हैं तो मतलब अवयव है तो उसको तो विभाग तो हो ही जाएगा ना। हमने केवल रोक दिया है तो मतलब विचार से तो अवयव है तो टूट ही जाएगा ना। आपने नहीं मान लीजिए उसको तोड़ा नहीं, लेकिन वो उसमें अवयव दिख रहे तो मतलब चाहते तो आप कर लेते, तो विभाग की अनंत परंपरा वो तो आगे बढ़ती जाएगी ना। फिर तो फिर अवयव नहीं मानेंगे फिर परमाणु को। अवयव है तो विभाग होगा। हम केवल रुके हैं और उससे हमारे युक्ति में सुविधा नहीं हो रही। वो जो हम जो रुके हैं, जिस कारण रुके हैं, तो उसमें अवयव तो है लेकिन रुक गए हैं, उस युक्ति में नहीं बैठ रहा, उसका विरोध हो रहा है फिर। लेकिन इसके तो अवयव है तो फिर तो विभाग तो होगा ही, लेकिन हम यहाँ रुक गए हैं तो ऐसा नहीं। तो यहाँ हमें यही मान्य करना पड़ेगा कि यह जो परमाणु पकड़ा है इसमें कोई अवयव नहीं है। अवयव होते तो वो विभाग हो जाता। अवयव अर्थात घटक, जिससे बना है, जिसको जोड़ करके बना है, वो जो उसके घटक है वो उसको अवयव कहेंगे, अंग कहेंगे। जैसे हमारे सामने कोई भी चीज है वो कई सारे कणों से बनी हुई, वो उसके अवयव है। या हमारा शरीर है वो हाथ पैर सर
और ये सब पेट इत्यादि, ये सब उसके अवयव है, इनसे इतना बड़ा शरीर बना हुआ है। तो ऐसे वो जो परमाणु है उसके यदि अवयव मान लेते हैं तो उसका विभाग तो होगा ही। हमने रोक दिया इसका मतलब विभाग होने का रुका नहीं है। तो हम ऐसे युक्ति से यहाँ ऐसे जगह आकर के रुके जहां और उसमें अवयव न होना ही आवश्यक है। ये ठीक है? ठीक है। ये ठीक है। अब इसमें यदि अवयव नहीं है तो ये थोड़ा सा जल्दी इंटरैक्ट करिए। इसमें यदि अवयव नहीं है तो यह अब अगला एक इसे नियम निकालना पड़ेगा, यह बना नहीं है। इसमें अवयव नहीं है तो ये बना नहीं है। ये ठीक है? हाँ। अच्छा, बनना क्या होता है, निर्माण क्या होता है कि अवयवों को जोड़ देना है, उसके अंगों को जोड़ता है, बनता है। इस विश्व में आप ऐसा एक पदार्थ ढूंढ निकालिए कि जो बना है लेकिन अवयव नहीं जुड़े हैं। आप सोच के बताइए। स्वामी जी, ऐसा भी तो कह सकते हैं ना कि ये खुद अवयव है। अब हम अवयव तक पहुंच गए हैं। देखिए देखिए, ये अवयव होने से हमें आपत्ति नहीं, और ये अवयव है भी है। हम इसके अवयव की सोच रहे हैं, तो हमें इसके अवयव होने से हमें सिद्धांत में कोई समस्या नहीं हो रही। ये अवयव तो है ही, बनेगा ही। ये विश्व बना है तो उस वही तो अवयव है, उसका मूलभूत। इसको फंडामेंटल एलिमेंट्स या ऐसे कुछ शब्द विज्ञान में व्यवहार किए जा सकते हैं यहाँ वहां, या बिल्डिंग ब्लॉक्स, विश्व के बिल्डिंग ब्लॉक्स ऐसा कह सकते हैं। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है तो ये अवयव है ही, लेकिन इनके अवयव है कि नहीं, यह प्रश्न हमें यहाँ मुख्य है। और जिसके अवयव नहीं है वह बना, ऐसा कैसे कह सकते हैं? बनना क्या है? मैंने आपको एक अभी प्रश्न किया था कि इस विश्व में ऐसा कोई भी चीज सोच के देखिए कि जो बनी है लेकिन अवयव नहीं है, उसके अवयव नहीं है, अंग जोड़ करके या अवयव जोड़ करके, घटक जोड़ करके अब नहीं बनी है लेकिन वो बनी है, ऐसा कुछ दिखता है क्या आपको? एक भी निकाल के बोलिए। इलेक्ट्रिसिटी, अरे बिजली। उसमें तो बहुत सारे बिजली वो तो जिस सिद्धांत के आधार पर बिजली बोल रहे हो तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और क्या है? आपका वोल्टेज डिफरेंस होने से इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां प्रवाहित होते, और जितना वो डिफरेंस होता है उतनी वो उसका प्रेशर बढ़ता है। तो वही इलेक्ट्रिसिटी है। अन्यथा इलेक्ट्रिसिटी तो वैसे टेबल में जो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिखती उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वहां पर वो वोल्टेज डिफरेंस नहीं, इसलिए फ्लो नहीं होता इतना केवल। बाकी वो तो इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो व्यवहार की दृष्टि से तो ऐसा तो कोई चीज नहीं दिखती स्वामी जी। और किसी को दिखती है क्या जो बनी है लेकिन अवयव जोड़ करके नहीं बनी है? ऐसी एक भी चीज ढूंढ के निकालिए। और ये है हमारे युक्ति का सामर्थ्य। अब ये आपको एम्पावर करती है, ये जो युक्ति हम जो प्रश्न कर रहे हैं और आप इस जैसी चीज ढूंढ रहे, वो आपको एम्पावर करती है कि नहीं, हमें ऐसी कोई वस्तु ही नहीं दिखाई दे। आप जाकर के किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं, यदि बना है तो कण जोड़ करके बना है। स्वामी जी, आकाश। आकाश, आकाश है, इसका प्रमाण हम आपको पूछेंगे। आकाश जो है वह है तो दिखता है, आकाश दिखता है। ऊपर देखेंगे तो कुछ तो दिखता है। आकाश यदि दूर दिखता है तो पास वाला क्यों नहीं दिखता है? फिर सामने हमारे आंखों के सामने फिर उसने अंधेरा छा या कोई कलर भर देना चाहिए था, तो वो ऐसा नहीं करता है। तो आकाश दिखता है, ये किसी को भी, ये जो भी कोई आकाश स्वीकार करते हैं विश्व में, विज्ञान या धर्म या कोई भी, वो उसको दिखने का तो कोई भी नहीं मानता है। मतलब आपने आकाश बोल दिया और वो आकाश हमने किसी न किसी मान्यता के ऊपर लिया, विज्ञान की मान्यता हो या धर्म की मान्यता हो। तो ये जिनकी मान्यता से आकाश यहाँ पर शब्द व्यवहार किया, उन दोनों में से कोई भी स्वीकार नहीं करता है कि आकाश दिखता है, इसलिए वो नहीं दिखता है। वो आकाश है, यह किसी मान्यता के आधार पर यहाँ पर लाकर उपस्थित किया है, किसी सिस्टम की अपनी निजी आवश्यकता है। तो ऐसा पदार्थ जो हमें हम आकाश की ओर आ जाएंगे। आकाश मानना है कि नहीं मानना है, हमें उतना समय होता है और उतने बार हो ये सेशन हो तो हम उस पर तरफ आएंगे कि आकाश को मानना है या उड़ाना है, क्या करना है। लेकिन अब एक भी पदार्थ ढूंढ के निकालिए जो बना है लेकिन अवयवों से नहीं है, अवयव से नहीं बना है, जोड़कर नहीं बना है, एक भी नहीं दिखता है तो हम आगे बढ़ते हैं। आक्षेप है तो बोलिए, अन्यथा। अग्नि, वो तो अग्नि कणों से बना हुआ है।
कण तो उसमें है ही, अन्यथा कैसे होगा? कणों से ही बना हुआ है, सीधा है वो। उसका आकार बढ़ता है घटता है, वो तो ऐसा, वो तो सरल है। वायु भी नहीं आएगा? वायु, वायु तो, वायु भी तो कणों से ही बना हुआ है। हाँ, ऐसे आप जरूर ये ऐसे आपको जो मन में आता है कि एक जेली, जेली जैसा कोई पदार्थ आपके मन में आ रहा है, ऐसा एक जेली जैसा एक पदार्थ मान लीजिए ना, वो कि उस अवयवों से नहीं बना है, ऐसा जो भी आपको लगता है कृपया बोल दीजिए। जो युक्तिहीन हो या बोलने से लोग हंसेंगे ऐसा भी हो तो भी बोल दीजिए, नहीं तो मन में रख करके अरे हमारा उत्तर ठीक बैठ सकता था, ये यहाँ पर आगे निकल गए और इस उत्तर के कारण आप उधर ही रुक गए और फिर ये एक रास्ता बन सकता था। हम, वायु कणों से बना हुआ है, क्योंकि आप वायु को एक डब्बे में पैक कर सकते हैं, उसके दो भाग करके दो डब्बे में पैक कर सकते हैं, उसको कंप्रेस कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। आपके जो सिलेंडर आता है वो कंप्रेस्ड वायु होती है। तो ये सब कणों से भरा हुआ है। अधिक कण भर दीजिए तो कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब कणों से भरा हुआ है, इसमें कोई। और आप जब ऐसा उत्तर देते हैं ना, किसी ने भी उत्तर दे दिया हो, मुझे नहीं पता है, लेकिन आपने जब आकाश जो है एक किसी मान्यता का उत्तर है, ठीक है, वो थोड़ा सा उसमें एक बल आता है, लेकिन वो मान्यता के आधार पर चल रहा है। जिन्होंने भी इलेक्ट्रिसिटी बोला या वायु बोला, तो देखिए हम ये सीधे समझने वाले पदार्थ है, इनको भी हम कणों से नहीं बने हुए ऐसी मान्यता में जा रहे, तो हम युक्ति से चलने में कितने असमर्थ है या हमें हमारी तैयारी नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कहूंगा आपको कोई बौद्धिक सामर्थ्य नहीं, लेकिन हमारी तैयारी नहीं, आपको उस प्रकार से कोई प्रशिक्षित नहीं किया गया है। इन्हें आप ऐसा नहीं सोच रही, ये तो यहाँ स्पष्ट ही दिख रहा है। तो एक एक पदार्थ बोलिए जो बना है लेकिन कणों से नहीं बना है। स्वामी जी, आकाश क्यों नहीं मान रही है, समझ नहीं आया, क्योंकि हम वो किसी पंचतत्व में आकाश मानते हैं। नहीं, देखिए वो किसी मान्यता में, मैंने पहले बोल दिया कि हम किसी धर्म की या विज्ञान की जो मान्यताएं है, एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स है, उनकी सिस्टम की आवश्यकता है। हम उसको अब नहीं लेंगे। हमने पक्का स्पेक्युलेटिव मॉडल लिया है और इसलिए हम किसी की मान्यता को यहाँ पर स्थान नहीं दे रहे हैं। आकाश की जो बात कह रहे हैं, ये थोड़ा सा यदि उसको हम यहाँ पर बार बार आ रहा है तो थोड़ा सा ले ही लेते। तो आकाश जो है वो विज्ञान को मान्य नहीं है, ध्यान में रखिए। आकाश नाम की चीज विज्ञान को कोई मान्य नहीं है। वेदांत को मान्य है, लेकिन वेदांत का जो आकाश है वो बना हुआ है। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाशः सम्भूतः, आकाश उत्पन्न होता है, इसलिए वो सावयव है, उसके अवयव है, वो बना हुआ है। तो आकाश की तन्मात्राएं होती है। और वो जो न्यायिकों का आकाश है वो विभू है, वो बना नहीं है, लेकिन न्यायिकों का आकाश ऐसा है, न्याय वैशेषिक का जो आकाश है वो ऐसा है। तो सांख्य, योग और वेदांत, इनका आकाश है वह बना हुआ है और वो कणों से बना हुआ है, ये भी ध्यान में रखिए। तो आप जब आकाश कहते हैं तो वेदांत का आकाश लेकर के उसको निरवयव कहना चाहते हैं, लेकिन वेदांत ही उसको सावयव कहना चाहता है। तो आप आपके सिद्धांत का ही विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए आकाश का पक्ष यहाँ पर कुछ कुछ लोगों को मान्य है, कुछ लोगों को मान्य नहीं, उनके अपने अपने कारण है। और इसलिए यह सिस्टम की आवश्यकता है। आकाश जो है ना, कुछ कुछ पदार्थ है, वह सिस्टम की आवश्यकता है। हमने इस विश्व के वर्णन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल खड़ा किया, और वो मॉडल को हमें समर्थन करने के लिए हमारी सिस्टम की आवश्यकता बनने के कारण हमने और 4-5 पदार्थ मान लिए। यह सिस्टम की आवश्यकता होती है, ध्यान में रखिए। तो ये सिस्टम की आवश्यकता वाले पदार्थों का हम अभी स्थान नहीं दे रहे, लेकिन हम अपने सिस्टम की आवश्यकताओं के पदार्थों को स्थान दे रहे, क्योंकि हमने एक युक्ति का क्रम चलाया है। और हम आगे चल करके यदि आवश्यक बने तो आकाश को मान भी लेंगे और उसका वो स्वरूप है वो भी निर्धारण कर लेंगे। लेकिन अभी वो किसी सिस्टम ने स्वीकृत जो पदार्थ है उसको हम यहाँ पर नहीं लेने वाले। हाँ, आप यदि वेदांत या धर्म अध्यात्म नहीं लाते हैं तो आकाश का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए आपके पास कोई युक्ति नहीं है। धर्म अध्यात्म छोड़ दिया जाए तो आकाश सिद्ध करने के लिए आपके पास कोई युक्ति नहीं है। विज्ञान का सभी विश्व इसमें भरा पड़ा हुआ है। हजार हजार वैज्ञानिक सैकड़ों वर्ष तक विचार करके आकाश को मान्य नहीं करते हैं। तो इसलिए आप अचानक से 5 मिनट में आकाश को मान्यता देकर के आगे नहीं बढ़ सकते। आपको उतने सब वैज्ञानिकों के बुद्धि की परीक्षा और ये सब करके आप बोल रहे हैं ऐसा होगा, ठीक है ना। तो आकाश हट गया मेरे ख्याल से, आकाश का क्लाउड हट गया। आगे
किसी को कोई पदार्थ ध्यान में आ रहा है कि अरे ये तो बना है लेकिन अवयव जोड़ करके नहीं बना है, यदि नहीं ध्यान में आता है तो यहाँ पर हमें यह दिखाई देता है कि जो कुछ बनता है वो अवयवों को जोड़ करके बनता है, अन्यथा नहीं बनता है। मैं इस सिद्धांतों को भी आगे चल करके खंडन कर दूंगा, आपको दिखा दूंगा कि है लेकिन वो ये कट जाता है, लेकिन वो कैसे होना ये बाद में बता देंगे। लेकिन आपको तो अभी नहीं समझ में आ रहा, मैं इस सिस्टम में ट्रेंड व्यक्ति हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कहाँ आकर के इसको उड़ाना है। मैं एक सिद्धांत बनाता और उसको तोड़ते जा रहा हूँ, सिद्धांत बनाता जा रहा हूँ और तोड़ते जा रहा हूँ। आपको लगेगा अरे ये तो अभी आप ऐसे बोल रहे थे, आपने अभी हटा दिया, आप ही खंडन। तो पहले हमने वो अनंत विभाजन का सिद्धांत बना लिया, चलो मानते हैं, तो उसको हमने हटा दिया। अब यहाँ तक आए कि ऐसा, तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा हमारे सिद्धांत को हम हटाते जाएंगे। तो क्योंकि हमें हम एक एक सीढ़ी पार करते जा रहे हैं, तो एक कोई ना कोई आधार बनाना चाहिए, और जब वो अधूरा है तो हम उसको हटा देंगे। तो अब ये जो है यहाँ पर एक है कि जो भी पदार्थ बना है, ध्यान में रखिए ये महत्वपूर्ण है, जो भी पदार्थ बना है वह कणों से बना हुआ है। ऐसा ये जो परमाणु हमने अभी सिद्धांतित किए हैं, उन परमाणुओं को जोड़ करके ही इस विश्व के सभी पदार्थ बने हैं, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। उन परमाणुओं को, अब वो परमाणु कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के या 2 प्रकार के हैं, तो इसमें मैं थोड़े से एक सर्वे ऑफ हिस्ट्री जो है, तो अभी उन सब लोगों के नाम मुझे पता नहीं, विदेशी स्वदेशी जो कुछ है। तो कुछ लोग रहे, उन्होंने कहा था कि एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, कुछ लोगों ने कहा कि ये 2 प्रकार के होंगे, कुछ लोगों ने 4 प्रकार के बोले। तो ये 1, 2 और 4 बोलने वाले हमारे देश में 4 बोलने वाले रहे हैं, और विदेश में 1 बोलने वाले, 2 बोलने वाले, 4 बोलने वाले भी रहे हैं। ये जो परमाणु है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जिसको आगे विभाजित नहीं कर सकते, ऐसे मानने वाले वो ये सोक्रेटिस इत्यादि जो लोग हैं, उनके उधर के कुछ दार्शनिक रहे हैं। तो उन्होंने 4 तक भी उन्होंने बोला था, 4 प्रकार के मानने चाहिए, क्योंकि यहाँ हमें हवा दिखती है, ये पृथ्वी दिखती है, जल दिखता है और अग्नि दिखता है, तो ये 4 है। तो इनके 4 के अपने अपने अलग अलग परमाणु होने चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला था, और इनके पीछे इनकी अपनी अपनी युक्तियां है। लेकिन वो कितने प्रकार के, इसमें अभी हमें रुचि नहीं है। लेकिन इसका एक स्थल आया है तो मैं ये बता देता हूँ कि एक ही प्रकार के परमाणु, 2 प्रकार के और 4 प्रकार के, यह पुरानी मान्यता रही। विज्ञान इसमें क्या कहता है कि उनका तो कोई मॉडल ही नहीं खड़ा हो पा रहा है कि वो मेसॉन है या वो फोटोन है या क्या है, और कितने बेसिक कण है, इसके बारे में वो जो अभी उन्होंने ये किया, गॉड पार्टिकल का प्रयोग किया है। तो वो गॉड पार्टिकल के आधार पर, वही गॉड पार्टिकल है क्या आखिर, ऐसा कण जहां से सब कुछ बना है और जो किससे भी नहीं बना है। गॉड पार्टिकल ऐसा कण जिससे सब कुछ बना है लेकिन जो किसी से भी नहीं बना है, वो ढूंढ रहे थे गॉड पार्टिकल। तो पहले वो गॉड पार्टिकल है करके मान्यता दे करके ढूंढ रहे थे, और वो मिला कहते हैं या नहीं कहते हैं, तो किसी वो गॉड पार्टिकल नाम देने के पीछे भी एक घटना ऐसी, मुझे यूनिवर्सिटी में था तो वहां वो बहुत सारे फिजिक्स के वैज्ञानिक आया करते थे। तो वो बोले कि अरे ऐसा नहीं, वो क्या हुआ कि पत्रकारों ने वो जो एक्सपेरिमेंट होने के बाद है, वो जो पैनल उत्तर देने आया था, उनको बोला कि डू यू वांट टू कॉल इट ए गॉड पार्टिकल। तो वो जो वैज्ञानिक जिसने उत्तर दिया कि वो बोला कि गॉड डैम पार्टिकल। तो उसको भी वो मान्य नहीं था, लेकिन क्या करे, ठीक है, वो फिर पत्रकार तो ऐसे होते, उन्होंने वो गॉड डैम का गॉड पार्टिकल बना दिया और उसी को ही प्रसिद्ध कर दिया। तो वैज्ञानिकों को उसको गॉड पार्टिकल ऐसा कुछ नहीं कहना था। खैर, तो ये धर्म के लोगों को थोड़ा सा गॉड शब्द आने से सुविधा हो गई नाचने के लिए, कोई बात नहीं। तो ये ऐसा है कि इस विश्व में जो भी कुछ बना हुआ दिखता है आपको, या जो भी दिख रहा है, वो इन परमाणुओं से बना है। वो 1 प्रकार के, 4 प्रकार के, इसकी युक्ति संगत विश्लेषण इसका भी है, लेकिन अब उसमें हम समय नहीं देंगे, हमारा समय सीमा 1 घंटा हो गया। अच्छा, तो अब यहाँ ये जो है ना, इसको थोड़े से और 2-3 सिद्धांत इसके बना लेने हैं, उसको फिक्स कर लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं, और फिर एक स्तर पर ला करके छोड़ देंगे जहां से अगले दौर के लिए वो काम में आएगा। तो जो कुछ बना है विश्व में वो कणों को जोड़ करके बना है, ऐसी कोई चीज नहीं दिखती कि ये परमाणुओं से नहीं बनी है। आप आगे भी सोचते रहिए, क्योंकि आज ही सोचना है और आगे युक्ति से नहीं सोचना है और सोचना बंद कर देना, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप किसी को भी पूछ के देख सकते हैं, किसी पुस्तक में पढ़ के देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जो कुछ बना हुआ है वह इन परमाणुओं को जोड़ करके ही बना हुआ है।
परमाणु कितने प्रकार के, ये प्रश्न पेंडिंग रहता है। और ये जो परमाणु स्वयं है वो उसके अवयव नहीं है, तो जिसके अवयव नहीं है वो बनता नहीं है, ये ध्यान में रखिए। कुछ कुछ सिद्धांत अभी हम फ्रीज कर देंगे कि जिसके अवयव नहीं है वो बनता नहीं है। परमाणु बना नहीं है लेकिन है। परमाणु ऐसा हमें दिख रहा है कि है लेकिन बना नहीं है, ये ध्यान में रखिए, है लेकिन बना नहीं है। अच्छा, तो अब ये है लेकिन बना नहीं है, इसके अवयव नहीं है। तो यहाँ पर एक दो और प्रश्न कर लेते हैं कि किसी के मन में आता होगा कि भगवान इसको बना देगा, क्या आपको लगता है भगवान बना देगा? हम ऐसा उत्तर मान लेते हैं कि भगवान इसको बना सकता है। तो क्या इस उत्तर को, ये उत्तर आप मानने के लिए आप तैयार हैं? नहीं। नहीं, क्यों नहीं मानना चाहते? फिर भगवान को कौन बनाएगा? नहीं, वही प्रश्न भगवान रिपीटेटिव हो नहीं, जाएगा। नहीं, भगवान को कौन बनाएगा हम उस डेरिवेशन में अभी नहीं जाने वाले, लेकिन हमने एक है ना, हमारे मन में कुछ मान्यता होती है। अच्छा ठीक है, आपने तो एक युक्ति के आधार पर दिखा दिया कि इसके अवयव नहीं इसलिए ये बनेगा नहीं, लेकिन है, तो ठीक है, हम भगवान बना देगा ऐसा मानते हैं। ऐसा किसी के मन में आता होगा, तो हमने मान भी लिया कि कोई भगवान है और उसमें बहुत सामर्थ्य, अनंत शक्ति सा सामर्थ्यशाली है, तो उन्होंने इस परमाणु को बना दिया, ऐसा यदि माने, किसी ने भी ऐसे महाशक्तिशाली किसी ने बना दिया, ऐसा यदि माने, तो क्या आप मानने के लिए तैयार होंगे? बना दिया किसी ने, तो ऐसा 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 स्वीकार करने में आएगा क्या आपकी? इसकी स्वीकृति हो सकती है क्या? जैसे आप बोलेंगे कि बना दिया, तो यही प्रश्न उपस्थित होगा। बनाने का दो प्रकार से हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको उसकी दो धारा बता देता हूँ, क्या होगा। एक तो है कि इसके अवयवों को जोड़ करके बना दिया, तो फिर वही समस्या हो रही कि जिसके अवयव नहीं उसके अवयवों को जोड़ करके बना दिया, तो ये हमें स्वीकार नहीं हो रहा है। इसलिए वो जो धारा है वो खंडित हो रही है कि इसके अवयव ही नहीं तो इसको जोड़ करके कैसे भगवान भी कैसे बनाएगा। तो इसलिए वो भगवान को बनाने, अवयवों को जोड़ करके बनाना भगवान को संभव नहीं। दूसरा एक होगा कि यह होता ही नहीं और उसको लाया जाता है, नथिंग टू समथिंग, ये दूसरी धारा होती है। एकदम नहीं होता है ये और भगवान उसको लाके खड़ा कर देता है। निरवयव या अवयव रहित परमाणुओं को वो अचानक से ला करके खड़ा कर देता है, ये लो ऐसे है करके, और वो हटा भी लेता है कि नहीं है देखो। तो ये जो जादूगर का जो खेल होता है, वैसा कुछ आप यहाँ पर ला रहे हैं, जो कि हमें यहाँ नथिंग टू समथिंग इस सिद्धांतों पर आना पड़ेगा कि ऐसा होता है कि नथिंग टू समथिंग, लेकिन इस विश्व में ऐसा कुछ नथिंग टू समथिंग कभी भी नहीं होता है। आप एक भी उदाहरण नहीं दे सकते नथिंग टू समथिंग। आप एक उदाहरण ढूंढ के निकाल के बताइए कि नथिंग टू समथिंग हुआ है करके। समथिंग टू समथिंग होता है। देख लीजिए, भगवान भी आए तो भी परमाणु को बना नहीं सकते हैं या उनका विनाश नहीं कर सकते। विनाश उसी का होगा जिसके अवयव है। विनाश मतलब क्या है कि अपने अवयवों में चले जाना। इसके बाहर कोई विनाश आपको दिखाई देता है क्या? इस विश्व में किसी भी पदार्थ का विनाश होता है तो होता क्या है आखिर? वो जिससे बना है उसमें चला जाता है। इसके बाहर कोई विनाश है क्या? जिससे बना है उसमें वो जो उसके जितना हो सके, जितना उसको आप उसकी तोड़ फोड़ कर सके उतने वो अपने अवयव में निकल जाता है। विनाश इतना ही, इसके बाहर कोई विनाश नहीं है। जिसके अवयव नहीं है उसका विनाश नहीं होगा। तो जैसे हमने क्या किया, परमाणु है वो उत्पन्न नहीं हो सकता क्योंकि उसके अवयव नहीं है। हम अब दूसरा सिद्धांत बना लेते हैं कि जिसके अवयव नहीं है उसका विनाश भी नहीं होगा। तो ये जो परमाणु है वह उत्पत्तिहीन और विनाशहीन या उत्पत्ति रहित और विनाश रहित। तो ये उत्पत्ति रहित और विनाश रहित, इसको हम एक शब्द में बिठा देते हैं, नित्य। यह नित्य है, परमाणु नित्य है। ये शब्द इसलिए बिल्ड कर रहे हैं कि आपको वेदांत में या किसी भी दर्शन को आगे पढ़ना है तो ये आपको मदद करेंगे कि नित्य कहने से आप क्या कहना चाहते हैं। तो हम नित्य कहने से ये कहना चाहते हैं। नित्य शब्द का किसी अन्य स्थान पर अर्थ बदल सकता है, लेकिन सामान्यतः अभी यही अर्थ हम पक्का कर लेंगे। उत्पत्ति विनाशहीन, जन्म मरण रहित, वह नित्य है। और वह जन्म मरण रहित मतलब उसके अपने स्वभाव से,
उसका स्वभाव है कि उसको कोई भी उसका विनाश नहीं कर सकता या कोई भी बना नहीं सकता, अब भगवान को लाए या किसी को भी लाए। तो यहाँ पर अभी जो कंक्लूडिंग सिद्धांत यहाँ तक आ रहे हैं कि जो जिसके अवयव होते हैं वह बना होता है, जिसके अवयव नहीं होते हैं वह बनता नहीं है। हमें परमाणु ऐसा दिख रहा है कि जिसके अवयव नहीं है लेकिन वह है, तो जिसके अवयव नहीं वो बना नहीं लेकिन है ऐसा, और इसलिए उसका विनाश भी नहीं होगा। तो परमाणु की न उत्पत्ति होती है न विनाश होता है। उत्पत्ति इसलिए नहीं होती है कि उसके अवयव नहीं है, विनाश इसलिए नहीं होता है कि उसके अवयव नहीं है। इसके बाहर कोई कारण हम यहाँ पर अब दे नहीं पा रहे हैं। यहाँ हमने परमाणु को ला करके खड़ा किया। जिसके अवयव है उसका विनाश होगा। जो भी कुछ बना हुआ है वो अवयव जोड़ के बना हुआ है। ठीक, तो हम दो प्रकार के पदार्थों को यहाँ व्याख्यायित कर रहे हैं, एक परमाणु के स्तर के और एक बने हुए उनको। तो परमाणुओं के अवयव नहीं है इसलिए वो बनते नहीं है और इसलिए उनका विनाश भी नहीं होता, वह नित्य है। बाकी जो कुछ बना हुआ है वो अवयवों को जोड़ करके बना हुआ है और इसलिए उनका विनाश अवश्यंभावी है, कभी ना कभी होगा, क्योंकि वो बने हैं। तो कोई चाहे या न चाहे या कुछ भी हो, अपने अपनी शक्ति से, अंदरूनी शक्ति से हो या बाहरी शक्ति से हो, प्रभाव से हो, उनका विनाश होना संभव तो है, हो ना हो आगे चल करके, कब होगा पता नहीं, लेकिन विनाश संभव है। तो जो कणों से बना है, ऐसा पदार्थ जो बना है वो कणों से ही बना हुआ है, अवयवों से बना है और इसलिए उसका विनाश संभव भी है। ऐसा एक पदार्थ हमें नहीं मिलता है जो बना है लेकिन अवयव नहीं है, ऐसा एक भी पदार्थ हमें नहीं दिख रहा है। हम आगे एक दूसरा निकाल लेंगे, अभी तो नहीं दिख रहा है। और जब तब तक हम उसको मान्य नहीं करेंगे जब तक हमें वो युक्ति में नहीं बैठता है। युक्ति में बैठे तो हम 1000 मान लेंगे, युक्ति में नहीं बैठता है तो हम नहीं मानेंगे। तो आज ये परमाणु तक चले आए हम। इसी पर कोई प्रश्न आलोचना कुछ हो तो बोलिए, नहीं अन्यथा इसको हम यहीं पर विराम कर देंगे। किसी को कुछ आक्षेप हो, कुछ सिद्धांत नया बनाना हो, यहाँ पर छूट गया, ये आपने एक मान्यता में डाल दिया, यहाँ पर एक नया रास्ता बन सकता था, ऐसा कुछ बोलिए। स्वामी जी, ऊर्जा जो होती है, शक्ति, पावर, एनर्जी, उसके अवयव होते हैं क्या? आप मुझे ये जो आप पावर, एनर्जी, ऊर्जा जो है ना, आपने उचित प्रश्न उठाया है। मैं आपको ऐसा पूछूंगा कि मैं ऐसे बैठा हूं और मेरी ये मुट्ठी है, तो ये मैं फोन पर जोर से मारता हूं तो आपको उसमें शक्ति दिखाई देती, लेकिन ऐसा यदि हाथ है तो उसमें आपको वो शक्ति नहीं दिखाई देती, वो ऊर्जा है ना। तो आप ऐसा एक सोचिए कि यह जो ऊर्जा है, जो कह रहे आप शक्ति है, पहले तो उसका स्वरूप निर्धारण नहीं किया और स्वरूप की ओर ही आपका प्रश्न है। तो ये जो हमारे जो परमाणु या परमाणुओं से बने हुए जितने पदार्थ हैं उनको छोड़ करके ऊर्जा रहती है, ऐसा लगता है क्या आपको? ये प्रश्न करिए तो हमें रास्ता मिल जाएगा। यहाँ ये जो ऊर्जा है वह इन कणों को छोड़ करके रहती है, ऐसा होता है क्या? ऐसी कुछ ऊर्जा सोच के देखिए कि किसी भी कण का आश्रय कण में नहीं रहती है लेकिन वो फिर भी है करके देखिए। तो ऐसी कुछ ऊर्जा सोच सकते हैं? नहीं। ठीक, उत्तर के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, मुझे लगता है कि एक परमाणु एक स्पेसिफिक टाइम पे जो रोल प्ले कर रहा है, तो ये उसका सत्य है। ये उसका मतलब उसका जो ट्रुथ है, मतलब स्थिति जो है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे एक परमाणु एक पत्थर बना हुआ है एकत्रित रूप से, तो वो पत्थर है, फिर वो जब विनाश हो जाएगा तो फिर परमाणु में बदल जाएगा। तो हाँ जी, टाइम ऐसा जी, इस विश्व का कोई भी पदार्थ टूटेगा तो परमाणु तक ही जा सकता है, उसके नीचे नहीं जाएगा। हाँ, तो कोई भी तो टूटेगा तो, हाँ बोलिए। जो टाइम फ्रेम है वही उसका सत्य है।
नहीं, हमने टाइम है कि नहीं देखा तक नहीं है। टाइम को हमने प्रमाणित नहीं किया और टाइम जो पदार्थ है वो हमने पहले हम व्यवहार तो कर रहे हैं लेकिन उसका स्वरूप निर्धारण नहीं किया, इसलिए हम टाइम को यहाँ पर हमारे सिस्टम में अभी स्थान नहीं दे रहे हैं। वो हम डिराइव कर लेंगे उसको चाहे तो। उसका स्वरूप स्वामी जी, निर्धारण करेंगे जी। स्वामी जी, जैसे सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को भी तोड़कर जो गॉड पार्टिकल पर पहुंचे भी हैं, उसके बाद भी एक कोई ऊर्जा है जो उसको स्पिन कराती रहती है, वो किसी वो जो पार्टिकल से नहीं निकली। आप जो कह रहे हैं ना वो हम लेंगे। अगला हमारा वही प्रश्न है कि वो पार्टिकल है, वो जो स्पिन में है, ये है या नहीं है, क्यों है, आप ये सब अगला प्रश्न वही है। वो काफी लंबा जाने वाला है, वो सबसे क्रुशियल है। वही से सभी मतभेद, धर्म, धर्मांतर और विज्ञान ये सब होते जा रहे हैं। वो बहुत मतलब पेचीदा प्रश्न है, लेंगे हम उसको। वो वही अगला है हमारा, लेकिन समय नहीं, और उसको एक पूरा 1 घंटा शायद वो खा जाए। कई सारे मत होने वाले वहां से, इसलिए हम उसको अगले दौर पर लेने वाले जी। ये प्रश्न पेंडिंग रखा है कि वो स्पिन में है कि नहीं, या वो कैसा चलेगा, या वो उसको कौन चलाएगा। ये जो है ये अभी इसकी आलोचना नहीं की हमने अभी 4 सिद्धांत बना लिया, ऐसा मान सकते हैं कि जो जिसके अवयव नहीं है वो उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन यदि है तो उसका विनाश भी नहीं होगा। ये पहला, वो नित्य का परमाणु के स्तर पर। और इस विश्व में जो पदार्थ बने वो सब अवयवों को जोड़ करके बने हैं, और वह यदि उनका विनाश संभव है, विनाश होगा तो अपने अवयव में चले जाएंगे। बने हैं तो विनाश होगा, अवयवों से बने और विनाश होकर के अवयव में चले जाएंगे, ये वाला। दूसरा, जो परमाणु है उसको परमाणु को मानना ही पड़ रहा है, आप नहीं बोल सकते। यदि परमाणु न माने तो ये जग कहां से बना है, किससे बना है, इसका कोई उत्तर नहीं दे सकते। इसलिए आपको परमाणु स्वीकार करने पड़ रहे हैं, आप पलायन नहीं कर सकते। और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स को माने तो उसकी ये स्थिति आई हमारे सामने कि वह अवयवों से नहीं बने हैं, इसलिए है लेकिन बने नहीं है, और इसलिए उसका विनाश भी नहीं होगा। सावयव पदार्थ का विनाश होता है, निरवयव पदार्थ का विनाश नहीं होता। ये 2 ही शब्द मेरे मन में थे, सावयव पदार्थ का विनाश होता है और निरवयव पदार्थ का विनाश नहीं होता। ये मुख्य यहां से हमें निकाल के लाना था, तो ये हमने निकाल लिया, हमें जो चाहिए था। और आप लोगों ने बहुत बढ़िया से, कुछ लोगों ने एकदम तुरंत, जैसे एकदम वेल ट्रेंड व्यक्ति के जैसे उत्तर दे के रखे, बढ़िया से, युक्ति संगत, बहुत अच्छा हुआ। तो आज विराम करें या किसी को कुछ बोलना है? हाँ जी, बोलिए। एक प्रश्न और है कि नित्य भी तो उत्पन्न होना जरूरी ही होगा उसके लिए, किसी भी क्या आपका आवाज स्पष्ट नहीं आ रही थोड़ी। स्वामी जी, अगर जैसा आपने माना हमारा परमाणु नित्य है, तो नित्य होने के लिए भी मतलब कभी तो उसका जन्म हुआ होगा, उसको अस्तित्व में आने के लिए। हम अगले सप्ताह में इसको ले लेंगे, आप सोचिए इसके ऊपर। इसके ऊपर लंबी चर्चा हुई है। अब बाकी जो सदस्य है ये जो सुन रहे हैं, वो ये थोड़ा सा उत्तर दे तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। इनके प्रश्न का उत्तर दीजिए, यदि आप में से किसी को देना है तो। वो सबसे पहले जिन्होंने उत्तर दिया था कि पर्वत और पत्थर के आकार में भेद उनके अवयवों की संख्या के भेद के कारण हो रहा है, तो किसने उत्तर दिया था? हाँ, आप थोड़ा सा आगे बढ़कर इनका प्रश्न का उत्तर दीजिए। रामकेश जी, उनका प्रश्न ये है कि ये जो परमाणु है जो नित्य है, जिसके व्युत्पत्ति विनाश की बात नहीं कर रहे, तो कभी तो बना होगा जी। जी, वही सागर जी ने बोला था, सागर बताएंगे। एक बार छोड़ दो, एक बार फिर से पूछो प्रश्न। हाँ, आप प्रश्न फिर से, आपको यदि अभी भी प्रश्न बना है तो फिर से दोहराइए। नहीं, मुझे लगा था कि ये टाइम के बारे में है। और नहीं, टाइम, देखिए टाइम के बारे में भी कभी तो बना होगा, ये मानने की आवश्यकता क्यों हो रही है आपको? टाइम के बारे में, टाइम एक फैक्टर मान भी लिया आपने, तो ये मानना कोई आवश्यक है क्या? कोई हर पदार्थ बना ही है? देखिए, अब ये क्या है कि विषय आगे बढ़ता जा रहा है, तो मैं थोड़े में इसको बता देता हूँ। हर पदार्थ बना है ऐसा मानेंगे तो एक स्थिति में चला जाएगा कि वो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा फिर, और फिर नहीं से कुछ ऐसी स्थिति में आ जाएंगे।
हर पदार्थों को यदि बना मानेंगे तो आपको ऐसे स्थिति में ले जाना पड़ेगा जहां वो उसके आगे एकदम अस्तित्व ही नहीं था, वहां से आया है फिर। और यदि नहीं से नथिंग टू समथिंग इस सिद्धांतों को नहीं मानेंगे तो आपको यही करना पड़ेगा कि कणों से बनाए, कणों से बनाए, कणों से बनाए, इससे नहीं बच सकते हैं। और एक तो कणों से बना मानिए, पहले मैं बताया उसमें दो धाराएं होती केवल, एक तो कणों से बना ये धारा बढ़ा दीजिए, और कणों से नहीं क्योंकि वो अभी निरवय बना लिया तो कणों से नहीं बना, ये रास्ता बंद कर दिया, तो आपको दूसरा रास्ता बचता है कि नथिंग टू समथिंग। तो बना ही है, यह जो आपका आग्रह है इसमें कोई युक्ति नहीं पहले कि ऐसा क्यों माने कि बना है। आप कुछ युक्ति दिखाइए कि यदि हर पदार्थ बना हुआ है यह नहीं स्वीकार करते हैं तो हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं व्यवस्था में कुछ है वो युक्ति संगत दोष उपस्थित होता है, युक्ति से दोष उपस्थित हो रहा है। जैसे हमने दिखाया कि पर्वत और इसके आकार समान माने और अनंत विभाजन माने तो दोनों सिद्धांत में कहीं ना कहीं दोष उपस्थित होता है, तो हमने एक छोड़ दिया। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हर पदार्थ उत्पन्न हुआ मान लीजिए तो आपको कारण दिखाना पड़ेगा। यदि न माने तो यह समस्या हो रही है व्यवस्था में। यदि आपको समस्या नहीं होती तो फिर आप क्यों प्रश्न उठा रहे हैं? तो नहीं तो फिर क्या होगा कि इसको डॉगमा में डाल देंगे। अब जो डॉगमा के हम शुरू में बात किए थे ना, कि आपको एक लग रहा है ऐसा अंदर अंदर की नहीं हर एक पदार्थ तो बनना चाहिए ना, तो इसका कोई आप कारण भी नहीं दे पाते और बनना चाहिए ऐसा बोल रहे हैं और ऐसी स्वीकृति को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे तो ये डॉगमा में चला जाएगा, युक्तिहीन मान्यता ऐसा हो जाएगा, ध्यान में रखिए। सही है। ठीक, तो आज यही विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।